Assalamualaikum. Dear student, now our lecture number 8 states of matter. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की थी. उसमें हमने देखा था द मास, प्रेशर, ठीक, और वॉल्यूम. अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरी मेजरेबल प्रॉपर्टी, दैट इज़ ए टेम्परेचर. सॉरी, फोर्थ वन, टेम्परेचर. टेम्परेचर गैस का अगर हम बढ़ाते हैं तो उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है या उसके प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम लॉज में स्टडी करेंगे. अभी यहाँ देखते हैं हम. टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन. एसआई यूनिट केल्विन. इसको कैपिटल के से जाहिर किया जाता है, सिर्फ कैपिटल के. ठीक. अब जो भी होता है, अगर हमको किसी टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो T इज इक्वल टू स्मॉल t इन डिग्री सेल्सियस, उसको हमको प्लस करना होता है 273.15. ये इतना प्लस कर दे तो वो कन्वर्ट हो जाता है केल्विन में. ठीक. सपोज अगर मैं लेती हूँ रूम टेम्परेचर 28 डिग्री या 25 डिग्री, ठीक है, 25 डिग्री प्लस 273, हम उसको जमा कर दिए अगर 273.15, तो ये केल्विन में आ जाएगा. ये इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 0.15, 5 + 3 8, 7 + 2 9, 298 केल्विन. सिर्फ केल्विन, डिग्री केल्विन नहीं लिखना. इस तरह डिग्री केल्विन पुरानी बुक में होता था, बट आपको सिर्फ केल्विन लिखना है. इज दैट क्लियर? नो. डेंसिटी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, डेंसिटी. जब मास है तो उसकी हम डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. ये इसका फार्मूला है. तो इसकी एसआई यूनिट इसके ऊपर से ही निकालेंगे हम. मास लेंगे हम किलोग्राम में, और डेंसिटी जो वॉल्यूम जो है मीटर, ये ऊपर आके हो जाएगा मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब. ठीक है. गैस के केस में अगर गैसेस की हमको डेंसिटी मालूम करती है तो वहाँ हम लिखते हैं वेपर डेंसिटी. ठीक है. दैट इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. अगली प्रॉपर्टी है नंबर 6, दैट इज़ ए डिफ्यूज़न. गैस का डिफ्यूज़न अगर हमको मालूम करना है कि गैस किस तरह मिक्स हो रही है, तो हम उसकी रफ्तार से पता करेंगे. दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूज़न. क्या है गैस का रेट ऑफ डिफ्यूज़न? इसको मालूम करने के लिए फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस that diffused, volume of gas diffused divided by time required for diffusion. Time required for diffusion. ठीक है. अब इसकी एसआई यूनिट जो होती है, द एसआई यूनिट इज, यहाँ वॉल्यूम की जो लेंगे हम डेसीमीटर क्यूब, और टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे पर सेकंड. ठीक है. या फिर सेंटीमीटर क्यूब फॉर वॉल्यूम, टाइम के लिए पर सेकंड. दिस आर द 6 मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस. ओके. होप सो कि अब तक के आप लोग को तमाम पॉइंट समझ में आ गए होंगे. अब हम हमारे जो सिलेबस में है, आपके बुक में जो ये है, लॉज के बारे में स्टडी करेंगे. तो मैं लिखती हूँ गैस लॉ और गैसेस लॉ, गैस लॉज. ठीक है. यहाँ पर कई तरीके के लॉज हैं, तो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे और देखेंगे कि वो यही तीनों प्रॉपर्टीज़ का इंटर रिलेशनशिप बताता है. नंबर ऑफ मोल, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. ये आपको याद रखना है. ठीक. सिर्फ नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से शो करते हैं, बाकी सब कैपिटल लेटर होंगे. ये सब भी आप छोटी छोटी बातें माइंड में रखिए. चलिए पहले लॉ की तरफ बढ़ते हैं. उसको कहा जाता है बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ, ये एक साइंटिस्ट था जो 1665 में बताया कि यहाँ पर कौन से दो प्रॉपर्टीज़ के बीच में इंटर रिलेशनशिप होती है. तो किसी भी लॉज की जब आप स्टडी कर रहे हो, पूरे सिलेबस में कहीं पर भी केमिस्ट्री में कोई लॉज आता है, तो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट देखना है और उसको एज इट इज़ याद रखना है.
मैं लिखती हूँ यहाँ पर स्टेटमेंट की ही 1 मास होती है करेक्ट स्टेटमेंट, और उसका आप मैथमेटिकल फॉर्म बता देते हो तो उस पर आपको 1 मास। इस तरह 2 मास के लिए क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन द बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर दिखेंगे, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखती हूँ फॉर फिक्स मास ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गिवन गैस। हम यहाँ पे मतलब हम ले रहे हैं नंबर ऑफ मोल, एन भी ले सकते हो। ठीक है, एन नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है एक्चुअल स्टेटमेंट। द प्रेशर ऑफ गैस, मैं इसको कैपिटल P लिख देती हूँ समझने के लिए, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली ये भी आप सारे रिलेशन देख चुके हो 9th में 10th में। इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, तनासुब जिसको कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट है, इसमें आपको समझना क्या है उसको हम लिख देंगे मैथमेटिकल फॉर्म। देखेंगे यहाँ पे बॉयल्स लॉ कहता है कि एन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इसको कहेंगे हम फिक्स मास ऑफ ए गिवन गैस, एन नंबर ऑफ मोल एज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, जो भी है सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रख देना है। तो क्या होता है, उस गैस का प्रेशर डायरेक्टली उस गैस का प्रेशर P जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक, यानी क्या कि जब हम किसी गैस का प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उस वक्त उसका वॉल्यूम जो है वो घटता है। ठीक, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखिए क्या होती है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसी को मैं लिख दूंगी इन इक्वेशन फॉर्म। प्रेशर लिख दिया मैंने कैपिटल P। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी की ये सिंबल होती है, इसको इस तरह लिखते हैं, अल्फ़ा भी कहते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी कहेंगे। इन्वर्सली के लिए लिखेंगे हम 1/V। अगर डायरेक्ट होता है तो हमको डायरेक्ट लिखना है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इन्वर्स के लिए हम लिखते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप के लिए 1/V। ठीक है, इस तरह यहाँ पे ये हमको एक इक्वेशन मिल गई, मिल गया कि क्या है प्रेशर वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। अब यहाँ पे हम बता सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और बॉयल्स लॉ को आइसोथर्मल उससे भी याद किया जाता है। आइसो मतलब सेम और थर्मल मतलब टेम्परेचर। मैं यहाँ पे टर्म लिख देती हूँ, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, क्या कंडीशन है बॉयल्स लॉ के लिए, आइसोथर्मल होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। सपोज अगर आप रूम टेम्परेचर 25 डिग्री या 25 डिग्री पे बता रहे हो कि उस गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और वॉल्यूम जो है सपोज आपने लिया 200 लीटर। ठीक, तो अगर आप सपोज उसका प्रेशर कम कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, या फिर प्रेशर आप बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम होगा, वाइस वर्सा। इज दैट क्लियर। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं इस इक्वेशन को। P इज इक्वल टू, अब अगर जब ये प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल हटती है तो एक कांस्टेंट टर्म यूज़ होती है, उसको कहा जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। उसको हम लिख देंगे 1/V। इसके बजाय मैंने लिखा इज इक्वल टू K। K इज़ द, यहाँ लिख लो आप ब्रैकेट में, K इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऐसा बता दूं कि P और V बराबर होते हैं K के, तो ये करेक्ट होगा। PV, ये V यहाँ पर डिवीज़न में यहाँ के मल्टीप्लाई करके P इंटू V इज इक्वल टू K।
दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब यहाँ पे हमको शो करना है बाय ग्राफ, तो हम इस तरह बताएंगे कि प्रेशर वॉल्यूम का क्या रिलेशन है। इसको लिखेंगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। 3 पॉइंट है, एक स्टेटमेंट है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और तीसरा जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पहली ग्राफ हम बनाते हैं। इसमें 3 ग्राफ बनेगी। पहले मैं पहली ग्राफ बता देती हूँ, एकदम सिंपल से, जो बॉयज़ लॉ को ओबे करती है। इस तरह प्रेशर और वॉल्यूम हमको लेना है। मैं वाई एक्सिस पे यहाँ पर ले लेती हूँ प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम ले लेते हैं यहाँ पर हम मीटर क्यूब में। ठीक है, दिस इज़ वॉल्यूम, दिस इज़ प्रेशर। ठीक, सपोज यहाँ पर हम एक क्वांटिटी ले लेते हैं। प्रेशर आपने लिया 1 atm और एटमॉस्फेयर, उस वक्त वॉल्यूम था 200 लीटर। ठीक, सपोज आपने 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर ले लिया, उस वक्त वॉल्यूम इसका कम हो गया, 100 लीटर हो गया। ठीक, 4 एटमॉस्फेयर का आपने लिया तो ये हो गया इसका 50 हो जाएगा, 50 लीटर वॉल्यूम। ठीक, सपोज इन 3 क्वांटिटीज़ को हम लेते हैं। वॉल्यूम हम ले लेंगे यहाँ पर, दैट इज़ 50, 100, 200। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक, 2 एटमॉस्फेरिक एंड 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज करना है समझने के लिए, यहाँ पे फिक्स नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ नहीं लिखती हूँ तो ज़्यादा बेहतर, तो आप यही फॉलो करोगे। ठीक, देखेंगे यहाँ पर अगर हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर ये 200 इसका वॉल्यूम है, तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट आ जाता है। ठीक, 1 एटमॉस्फेयर पे 200 वॉल्यूम, 2 एटमॉस्फेयर पे दूसरा वॉल्यूम ये यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तीसरा 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वॉल्यूम जो होगा 50 लीटर यहाँ। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट को अगर मैं मिला देती हूँ तो क्या होगा, ये इस तरह देखेंगे आप, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये थोड़ा पॉइंट इधर हो गया, आप कंसीडर कर लो इसको। ठीक, तो यहाँ पर ये ग्राफ बनता है, तो ये क्या शो कर रहा है, देखेंगे यहाँ पर इस प्रेशर पे वॉल्यूम सबसे कम है, राइट। ठीक, एज प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग वॉल्यूम इंक्रीजेस, या फिर वॉल्यूम आप यहाँ पर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर कम होते जा रहा है। ठीक है, ग्राफ समझ में आ गया आप लोगों को। ये अगर सपोज मैं टेम्परेचर T1 रख देती हूँ, ये हो सकता है 25 डिग्री। ठीक, दूसरा हम ग्राफ इसी तरह फॉलो कर सकते हैं, ये भी इसी सेम उसमें रहेगा। यहाँ पे आपको ले लेना है टेम्परेचर T2, ये तीसरा ग्राफ हो सकता है टेम्परेचर T3 पर। तमाम ग्राफ के जो वो होंगे नेचर होंगे, दैट इज़ आइसोथर्मल। ठीक है, P वर्सेस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं P वर्सेस V, प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस ग्राफ, और इन द शोइंग इन ग्राफ और बाय ग्राफ। इज दैट क्लियर? इसके बेस पर भी हम एक ग्राफ बना सकते हैं। ठीक, PV, अब यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखो, क्या हो जाएगा बोलो, P इंटू वी, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 200, 100 इंटू 2 200, 50 मल्टीप्लाई 4 दैट इज आल्सो 200। ठीक है, इसकी मदद से जो आप ग्राफ लोगे, मैं यहाँ आपको शॉर्ट बता देती हूँ, आपको यहाँ लेना है PV वर्सेस प्रेशर। ठीक है, यहाँ PV की वैल्यू वही है, प्रेशर अगर आप कंसिडर करते हैं, प्रेशर यहाँ पे आप 1 2 4 लेते इस तरह। ठीक है, 1 2 4, हर एक पर जो हर एक प्रेशर पे PV की वैल्यू कांस्टेंट है। सपोज दीज आर द 200, यहाँ पहला पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन शो करती है, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। ये प्रूफ हो जाता है। ठीक, तीसरी ग्राफ का आपको इस तरह समझना है यहाँ पर कि इसमें हम लेंगे प्रेशर वर्सेस 1/V। ठीक है, जो हमारे इस रिलेशन को शो करता है, प्रेशर वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम। ठीक, तो सेम इसी को फॉलो करना है आपको। अब आपको यहाँ पर 1/200, 1/100 लेना है। अगर इस तरह आप लेते हो तो ये आप इसको ड्रॉ करोगे तो इस तरह ग्राफ बनेगा, दैट इज टेम्परेचर इज T1, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा,
जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे 1/v भी जो है वो इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए ये भी बढ़ता जाएगा। ये T2 ले सकते हो इस तरह, T3 शो कर सकते हो इस तरह एट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। यह आइसोथर्मल प्रोसेस। इज दैट क्लियर? यहाँ पर आपको शो करना है दिस इज P वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। यहाँ पे आप ले सकते हो PV वर्सेस प्रेशर, यहाँ पर आपने शो किया P वर्सेस 1/v। इज दैट क्लियर? सिंपल सा है, इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। अगले लेक्चर में मैं अगला लॉ बताऊंगी, दैट इज चार्ल्स लॉ। तब तक के लिए कीप गोइंग ऑन स्टडी। ओके, थैंक यू।